देखिए, चंद लाइनों से मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लगातार इस देश में ढोंगी बाबा जो भगवा वेश धारण करके छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, उन पर आपको नहीं संदेह हो रहा है कि वो भगवा पहन करके किस तरीके से कुकृत्य कर रहे हैं। कितने बाबाओं ने आवाज़ उठाया आसाराम के खिलाफ, कितने बाबाओं ने महामंडलेश्वर ने ये कहा कि हम जो है बाबा राम का बहिष्कार। समझिए, वो दौर आप याद करिए जब देश की जनता जो है ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रही थी और ये तानाशाह बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहा था, गंगा में लाशें तैर रही थी और ये चुनावी रैलियां कर रहा था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अंग्रेज तो कहते थे कि फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज। 9 दिसंबर को भारतीय सेना और चाइना के बीच में खूनी संघर्ष होता है, उसमें हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक घायल होते हैं। 3 दिन तक इतनी संवेदनशील खबर को छुपाई जाती है। आप ये बताइए, क्या ये देशद्रोह नहीं है? अतुल जी, जिस तरीके से अभी भगवा रंग की ड्रेस को लेकर के अभी तांडव हो रहा है, लगातार जो संस्कृति का ढिंढोरा पीट रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, चंद लाइनों से मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब सारे अनपढ़ जाहिल ही सत्ता में आ गए हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, तो खाने पर विवाद, पहनने पर विवाद, भाषा पर विवाद, धर्म पर विवाद, जाति पर विवाद स्वाभाविक है। और विवाद क्यों है भाई? शाहरुख के पीछे तिवारी नहीं लिखा है, शाहरुख खान लिखा है। तो ये जो टाइटल है ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा को सूट करता है। तो शाहरुख खान है तो शाहरुख खान है तो भाई उसका विरोध करना ज़रूरी है। भाई, चाइना के मुद्दे को किस तरीके से छुपाया जा सके, लगातार अनेक प्रहार चाइना की सेना भारत की जो है धरती पर कर रही है, लगातार कब्जा कर रही है। चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। अभी पूर्व में 200 शेल्टर हाउसेस हमारे जो है अरुणाचल प्रदेश में चाइना बना देता है। 9 दिसंबर को भारतीय सेना और चाइना के बीच में खूनी संघर्ष होता है, उसमें हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक घायल होते हैं। 3 दिन तक इतनी संवेदनशील खबर को छुपाई जाती है। आप ये बताइए, क्या ये देशद्रोह नहीं है? कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं हैं जो आज मीडिया में हैं, जो इस देश की सेना की जो सबसे संवेदनशील खबर है उसको छुपाती हैं? और प्रधानमंत्री और गोदी मीडिया इस देश में ढिंढोरा पीटती है कि गुजरात इलेक्शन जीत गए। आप समझिए, वो दौर आप याद करिए जब देश की जनता जो है ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रही थी और ये तानाशाह बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहा था, गंगा में लाशें तैर रही थी और ये चुनावी रैलियां कर रहा था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अंग्रेज तो कहते थे कि फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो। और मुझे कोई वो नहीं है। आज तो एक संकीर्ण राजनीति इस देश में शुरू हुई है कि इस देश के साहित्य को, सिनेमा को, इस देश की जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसको बर्बाद कर दो, बाइकआउट कर दो। मैं पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी पेंजेंट के उस शो में, फेमिना इंडिया के शो में भगवा रंग पहन करके जो है वो चल रही थी, तब किसी का खून नहीं खौल रहा है, तब वो भगवा रंग नहीं दिख रहा है आपको। लगातार इस देश में ढोंगी बाबा जो भगवा वेश धारण करके छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, उन पर आपको नहीं संदेह हो रहा है कि वो भगवा पहन करके किस तरीके से कुकृत्य कर रहे हैं। कितने बाबाओं ने आवाज़ उठाया आसाराम के खिलाफ, कितने बाबाओं ने महामंडलेश्वर ने ये कहा कि हम जो है बाबा राम का बहिष्कार करते हैं। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को खुलेआम कहा जाता है कि वो संस्कारी हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में आज ऐसी कट्टरपंथी, चरमपंथी ताकतें आ गई हैं और मुसलमान तो इनके लिए सबसे बड़ा हथियार है।
मुसलमान सांप्रदायिकता जो हथियार है वो सूट करता है। ये क्यों नहीं करेंगे? पठान का विरोध करेंगे। जिस भी नाम के पीछे मुसलमान होगा, इस देश की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, चाइना नहीं है, बढ़ती हुई जो है भुखमरी नहीं है। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस देश का मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, भड़काते हैं, आग लगाते हैं और इस जनता को बांटते हैं। ये जो सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, ये इनकी विचारधारा को सूट करता है और ये लगातार करेंगे। ये तब तक करेंगे कि जब तक कि हिंदुस्तान बर्बाद ना हो जाए, खोखला ना हो जाए। जी, हिंदुस्तान बोल रहे हैं लेकिन भारत देश बोला जाता है, भारत बोला जाता है, हिंदुस्तान को तो नकारते हैं। नहीं, हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्यों? आप हिंदुस्तान मैं इस बाबा साहेब के दिए हुए संवैधानिक देश में रहता हूँ। मैं इस देश को इंडिया कहूँ, हिंदुस्तान कहूँ, मादरे वतन कहूँ, भारत कहूँ, ये मेरा निर्णय होना चाहिए। ये कोई संघ के बैठे हुए कार्यालय से हमें नहीं बताएगा कि हमारी जो है राष्ट्रवाद क्या होता है। आज राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाले लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे। यही लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस देश को दो धड़े में बांटने का काम किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो हिंदू महासभा है, आप इतिहास जाके उठा के देखिए ना, ये सबसे आगे अंग्रेजों के इन्हीं के नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं। 60 रुपया का पेंशन लेते थे, बुलबुल पर उड़ते थे और देश के उन गद्दारों का साथ देते थे जो इस देश को, भारत माता को अनेकों अनेक जिसने प्रहार किया है। तो आपको समझना पड़ेगा। क्या जनता क्यों नहीं चुनेगी? जनता के बस में क्या है? जनता तो बेरोजगारी से मर रही है, कौन उनकी आवाज़ सुन रहा है? आज अभी किसान 750 किसान तड़प कर इसी धरती पर, आपने भी कवर किया और तमाम यूट्यूब के सारे हमारे मित्रों ने कवर किया, आपने देखा 750 किसान मरे। किसने? अच्छा, किसानों ने जितवा दिया। आप ये समझिए कि किसान के हाथ में, नौजवान के हाथ में, हिंदुस्तान के आम जनता के हाथ में अब कुछ बच ही नहीं गया है। कुछ बचा हो तब तो भैया नहीं। 51% वोट इनके विपक्ष में भी पड़ा है। ये विपक्षी पार्टियां जो हैं, अगर आप देखेंगे तो 41% वोट पाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाया है और 51% वोट पाकर के सपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी बाहर हो गई हैं। तो ये मत कहिए कि इनके खिलाफ वोट नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में वोट हो रहा है इनके खिलाफ। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार गई, बंगाल में इनकी सरकार गई, बिहार में इनकी सरकार गई। आप ये मत कहिए कि बदलाव नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, सुनिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा और ऋतु आए। जब इनका समय आ जाएगा तो इनको उखड़ने से कोई बचा नहीं सकता है। क्या आप ये तो उसका विषय है, रिसर्च का विषय है कि मोरबी में जहां 60,000 वोट से जीतता है एक विधायक और वहां पे 125 लोगों की जान चली जाती है, वहां से भी अगर विधायक जीत के चला आता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो है लोकतांत्रिक ढांचा वहां इस्तेमाल किया गया होगा।